हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग कर रहे हैं और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए इस प्रकार बेनिफिशियल साबित होगा कि आपको बोर्ड प्लस का नीट का जो कंटेंट है और आईआईटी की जो फिजिक्स है तो उसको हम बोर्ड प्लस और हमारा नीट या आईआईटी लेवल का हम एक साथ कवर करेंगे कि जो आपके लिए वो हमारा स्टडी मटेरियल है फिजिक्स क्लास का मीन्स भौतिक विज्ञान का वो आपके लिए बहुत इनफ और बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ये आपका मेरे से प्रॉमिस रहा और आपको इतना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे कि इसके माध्यम से आपको ना तो बोर्ड क्लास में कोई दिक्कत लेने की जरूरत है ना फिर हमको नीट और आईआईटी के लिए जो ड्यूरिंग अपन 11वीं में करते हैं तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आइए चलिए हमारे साथ कि आज हम क्या करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान मीन्स फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ऐसे हमको पता है कि बाकी का बात अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट हाँ कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल फिजिक्स में अंदर आप बेटा न्यूमेरिकल से खेलोगे तो उससे तो बचना इम्पॉसिबल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो बेसिक जो नींव होती है आपको पता है कि जैसे कुछ भी अपन बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी होता है। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि इसका बेस क्लियर होना जरूरी होता है। तो उसके बेस के लिए हमको क्या करना है, मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स होते हैं तो उनके बारे में हमको क्या है कि नॉलेज होनी चाहिए कि ये ऑपरेटर्स कैसे सोल्व करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी मीन्स कौन सा गुणधर्म कहाँ पे लगेगा। ये जो हमारी वीडियो है जो टोटल ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, बाकी का हम इसमें इंग्लिश वर्ड भी यूज में ले लेंगे यहाँ पे अपन, जिससे कि क्या है कि बोथ लैंग्वेज बायलैंग्वेज वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये होने को तो हिंदी मीडियम के लिए रहेगी। तो भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चीज हमने 11th क्लास में जैसे एंटर किए थे तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर एक आया था। पहला तो साइंटिफिक नेम आया था और दूसरा आया था डायमेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ यूनिट। फिर जाके हमने फिर वेक्टर्स के बारे में देखा। तो फिर क्या हो गया हमारा कि भाई ये वेक्टर्स क्या होता है, कैसी चीज होती है, डायमेंशंस कैसे निकलते हैं, तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो इस चीज को हम नीट और आईआईटी में भी बहुत फेस करते हैं, विद न्यूमेरिकल्स के साथ करते हैं। तो पहले हम क्या है कि इसको बेसिकली पढ़ेंगे तो मूलभूत गणित एवं सदिश। तो मूलभूत गणित एंड सदिश ये ओनली फॉर बेटा आज का ये जो टॉपिक है और ये चैप्टर है ये ओनली फॉर आपके फाउंडेशंस के लिए है, मतलब कि बेसिक इंफॉर्मेशन जहां अपन ने 10th से पढ़ ली थी, 11th से पढ़ ली थी, तो उसी चीज को हम रिकॉल कर रहे हैं आज कि हम आगे जो फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वो ऑन द बेसिस किस पे होगी कि पूरा नीट का कंटेंट हो या आईआईटी का कंटेंट हो या बोर्ड का कंटेंट हो कि हमको 11वीं और 12वीं से फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, क्या क्या गुणधर्म प्रॉपर्टीज है वो देखने को मिलेगी। तो आज हम वो डिस्कस यहाँ पे पूरा कर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया मैथमेटिक्स टूल्स एंड वेक्टर। मैथमेटिक्स टूल्स एंड वेक्टर, हम इसके बारे में आज क्या है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि बीजगणित देखी होगी आपने मैथ में, बीजगणित होती है और बीजगणित में होता है अलजेब्रा। मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा पढ़ा था। अब अलजेब्रा क्या चीज होती है, तो पहले आप पढ़ाते हैं गणित पे आते हैं, नॉर्मली मैथ पे आते हैं। नॉर्मली मैथ को कंटेंट हम दे रहे बेटा, नॉर्मली मैथ होती है। तो भाई अपन पढ़ रहे थे पहली क्लास से लेके 8th क्लास तक चले, फिर हम चले 10th क्लास। तो अपन ने यहाँ पे जाके जो अलजेब्रिक इक्वेशंस लाइक दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अलजेब्रा था। और 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इनकी पावर मतलब कि कोटि, और इनका क्या देखा था हमने, चर निकालना। तो ये हमने 9th से 8th के बीच में कर लिया। और इससे पहले हमने थोड़ा सा एक चीज देखी थी कि बोर्ड मास किया था, बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास के अंदर हमने क्या देखा था कि जो अपने मैथमेटिक्स जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स कितने हो गए,
4 ऑपरेटर्स लाइक दैट। फर्स्ट हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन ऑपरेटर्स के बारे में हमने डीलिंग कर ली और बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या किए, सॉल्व करते हुए चलते गए उस प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स की। अब आप ये सोचोगे कि सर हम नीट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे पास ये अलजेब्रा क्या आएगा, क्योंकि बेटा मैं आपको एक नॉर्मली एक चीज बता देता हूँ कि ये हमारे आने का काम ये है कि जैसे ये कोई बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है और इस बॉक्स को मैंने ये रखा हुआ है, तो इस बॉक्स को मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये मैं आपको बस ओनली फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसके बारे में आगे तक भी हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ई के अंदर रख दिया, तो एक तो इसके पर्टिकुलर जैसे ये पॉइंट मान लिया मैंने पी, इस पी पॉइंट पे मेरा कितना चार्ज लग रहा है, और एक पूरा बॉडी का कंटेंट देखो कि इस पूरी बॉडी पे मेरा कितना चार्ज लग रहा है, मींस आवेश कितना आ रहा है। तो उस चीज के लिए हमने क्या है कि दो ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स की, एक होता है अवकलन, एक समाकलन। बट हम डायरेक्ट उन पे ना पहुंचे क्योंकि हमको पहले बेसिक आना चाहिए कि भाई अलजेब्रा किससे बनकर बनता है। तो बेटा बोर्ड मास जैसे हमने पढ़ाते हैं हमारी फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास से लेके हम 7th क्लास तक पहुंचे, तो वहां पे हमने कुछ ऑपरेटर्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 होता है। या फिर इसको ऐसे करो, होल नंबर के अकॉर्डिंग देख लो, होल नंबर के अकॉर्डिंग चलो इसको तो ये हमने क्या देखा था, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग देखा, और इसको होल नंबर के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे 10 ना आकर के 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि ये यूनिट डिजिट है, ये 1 है, मींस ये किसके का काम में आएगा, अपन ने जैसे पढ़ा हुआ है कि हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये इकाई अंक को प्रदर्शित कर रहा है, इकाई अंक को, इकाई अंक मींस यूनिट को, मींस यूनिट क्या है, और यूनिट है 1। अब यहाँ पे जाते हैं इसकी 2 यूनिट हो गई, मींस 2 वर्ड हो गए इसमें, तो ये किसको काउंट करेगा, 1 और ये 10 को काउंट करेगा। यदि नेचुरल अकॉर्डिंग के लेंगे तो कितने नंबर हो गए अपने ऑपरेटर्स, तो ये 9 ऑपरेटर्स है, उनके बीच में ये 9 ऑपरेटर्स किसका काम कर रहे हैं, 1 डिजिट का या 1 का, और 10 हो गया तब किसका काम करेगा हमारा, 10 हो गया हमारा 10 का काम करेगा, लाइक दैट इकाई और दहाई का काम करेगा। जब यदि हम होल नंबर लेते हैं, ये तो हमारे प्राकृतिक संख्या के अकॉर्डिंग है, ये प्राकृतिक संख्या के अकॉर्डिंग है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के अकॉर्डिंग करोगे तो तब हमारा ये क्या काम आएगा, ये 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता है इसकी रेंज इधर से स्टार्ट होती है। हाँ, अब बेटा हमको पता है कि 7 तक हमने क्या है कि इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके, जोड़ा भागी करके, जोड़ भाग करके, गुणा करके, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर बना के हमने उसी ऑपरेटर को स्टडी की थी। ठीक है भाई, गुना भाग करके हमने ये किया था, और ये इसके भी कुछ बेसिक फंडा होते हैं कि भाई बोर्ड मास में ब्रैकेट को होल करते हैं, फिर ऑफ को हल करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, फिर एडिशन को करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट को करते हैं। तो ये हमने ऑपरेटर्स ऐसे इनको क्या किया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये डाल दिया। ये ब्रैकेट भी कितने टाइप के होते हैं, ब्रैकेट हमारे होते हैं छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो इंग्लिश मीडियम में बोले तो स्मॉल ब्रैकेट, और ये होता है कि मिडिल ब्रैकेट, और ये होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब बात आती है हमारी अलजेब्रा पे। जैसा कि आपको बता दिया कि इस पॉइंट पे करोगे तो हम अवकलन करेंगे, और ये पूरी बॉडी की बात करें कि भाई पूरी बॉडी पे कितना चार्ज लग रहा है, कितना आवेश लग रहा है, तो अवकलन की जगह हम क्या लेंगे, समाकलन यूज में लेंगे। अब ये समाकलन अवकलन दो ऐसे वर्ड है, ये कहां से बने हैं, ये बेटा 11 एंड 12 और आगे तक की जो मैथमेटिक्स चलती है एक मैथ के स्टूडेंट के लिए, तो वहां पे इसको खेलना पड़ता है। अब इसको खेलने से पहले हम क्या करेंगे, पहले पीछे जो खेला हुआ है उसको देखते हैं भी हमने कौन कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ा था, बाकी हम स्टडी आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखिए बेटा, अलजेब्रा क्या होता है, सबसे पहले मैथमेटिक्स। तो मैथ के अंदर दो टाइप की क्वांटिटी होती है हमारी, एक तो होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं हम वेरिएबल, वेरिएबल एंड होता है नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्वांटिटी, अब चर का मान क्या होता है बेटा, चर का मान और अचर का मान, इसका मान फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं है।
तो बेटा मान में क्या है, मान परिवर्तनशील है, मान परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। और इसका मान क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू। ठीक है भाई, तो हमने इसके अंदर क्या देखा था कि भाई वैल्यू फिक्स होती है नहीं होती। अब जैसे मानना है कि मैंने एक इक्वेशन ले ली, x इक्वल टू 4 इक्वल टू y नाम से कुछ लिखा, तो मैं जैसे इस इक्वेशन में x का मान 1 रखने जाऊंगा तो y का मान भी कुछ चेंजेस होगा। लाइक x का मान 1 रखा, 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि x का मान 1 रखने पर y का मान कितना हमारे पास फाउंड हुआ, 5 हुआ। तो जैसे कि मैंने इसी इक्वेशन को लिया, इसी इक्वेशन को लिया और हमने क्या किया, x का मान बराबर मान के चलो 3 रखे देखो। तो इस इक्वेशन में मैंने 3x का मान रखा, तो हमारे पास y का मान कितना है, y का मान 7 फाइंड हुआ। तो हमने क्या देखा कि सर हम जैसे जैसे x के मान को चेंज कर रहे हैं तो y के मान को भी ये क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है और ये चेंज कर रहा है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, तो बेटा ये जो चीज है, जो वैल्यू चेंज किसकी हो रही है, ये दो टर्म्स की वैल्यू चेंज हो रही है। किसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि सर एक हमारा x वैल्यू चेंजेबल कर रहा है और एक y वैल्यू चेंजेबल करता है, और बाकी का क्या चीज कांस्टेंट दिख रही है इस दोनों में। तो सर कांस्टेंट वैल्यू है, उसको भी मैं एक बार सर्किल करके बता देता हूँ बेटा। ये जो हमारी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू को दर्शा रही है, और जो वैल्यू फिक्स रहेगी उसको मैं कांस्टेंट बोलूंगा, कांस्टेंट बोलूंगा। और जो चीज जो वैल्यू हमारी फिक्स नहीं होगी तो वो नॉन कांस्टेंट हो गया, नॉन कांस्टेंट। तो एक बात बताओ कि इस इक्वेशन में देखो तो नॉन कांस्टेंट क्या चीज आ रही है और कांस्टेंट क्या चीज आ रही है। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे नॉन कांस्टेंट आ रहा है x एंड y आ रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है हमारा 4। ठीक है, तो यही हमारा हो गया चर राशि, अचर राशि। चर राशि वह राशि जिसका मान समय या फिर स्थिति के हिसाब से परिवर्तनशील रहता है, और अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान परिवर्तनशील नहीं रहता। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करके आपको इसको और आगे पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों देखो यहाँ पे आके आप देखो कि सर एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं हम। देखो बेटा जी, x एंड y एंड z ले लो। ठीक है, z कोऑर्डिनेशन हमारा 3D में आता है, बाकी का हम लेके चलते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे सर पाई, पाई भी क्या होता है कि पाई का मान भी फिक्स होता है। क्या होता है, 22/7 × 10.14। तो मैं कहीं भी पाई को मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो वहां पे वो फिक्स वैल्यू देगा। ये दो वैल्यू के अलावा फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये भी किसका काम करेगा, नॉन वेरिएबल का, मीन अचर राशि का। आयोटा है, आयोटा की संख्या आती है, लॉग भी है, लॉग का मान भी फिक्स होता है। तो ये चीज है। तो एक्स वाई जेड, अब जैसे कि ए और बी और सी, यहाँ पे भी ये याद रख लो कि ए बी सी भी यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारा नॉन वेरिएबल है, अचर राशि है। वो क्यों बताया गया है, क्योंकि हमको क्या करना है कि अलजेब्रा में एक चीज हमने पढ़ी थी बेटा 9th क्लास में, तो आपने ये पढ़ा था कि कितने घात में ये क्या है हमारा अलजेब्रा है, कितने घात का है। घात के अकॉर्डिंग, घात का मतलब ये है कि जो पावर होती है, किसी भी चीज की पावर होती है, और किसी भी चीज की पावर होती है किसी की, तो इसके पावर कुछ नहीं है, एक है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल ये होता है, बाइनोमियल ये होता है, ट्राइनोमियल तो ये होता है, हिंदी में बोले तो रैखिक होता है, द्विघात होता है, और ये त्रिघात होता है। तो ऐसे अपन ने 9th क्लास में स्टडी की थी, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक इक्वेशन बना के सिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपना जितना है उतना ही करते हैं। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी 10th क्लास में। 10th क्लास में जाके हमने एक इक्वेशन आ गई थी हमारी ax² + bx का c = 0। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब द्विघात समीकरणों को हमने क्या किया था 10th क्लास में, इनके मूल निकालना, मूल निकालना। अब मूल निकालने के हमने बहुत नियम देखे थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत मेथड देखे हुए थे। और एक सबसे बेस्ट मेथड जो हमारे पास आता था उसको बोलते हैं कि द्विघात समीकरण का ब्रह्मास्त्र, जो ऋषि मुनियों के पास होता था, जो दानवों को देखकर ऋषि मुनियों के पीछे वो ब्रह्मास्त्र चलाते थे। ऐसी चीजें बेटा श्री धनाचार्य सूत्र, श्री धनाचार्य, धनाचार्य, ओके बच्चों, धनाचार्य फॉर्मूला होता है माइनस का b + -√b² - 4ac/2।
ये होता है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन, ये क्या हो गया, ये बेटा ये होगा इसका मूल रूप हो गया, ये इसका मूल रूप हो गया। मूल रूप मतलब कि फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए कोई भी इक्वेशन का। और ये घात की बात करी तो घात कहाँ से आएगी, घात होती है जिसके ऊपर जितनी ज्यादा घात होती है उसको, जिसके ऊपर जितनी ज्यादा घात होती है उसको उसी घात के रूप में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो लाइक इसके ऊपर 2 घात है तो डी घात हो गया, इसके ऊपर 3 घात होती है। हाँ, और एक और चीज ये सीख लो आप कि घात हमेशा घटते क्रम में चलती है। हाँ, तो ये क्या होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, क्या है कि बड़े से छोटा। जैसे कि आप सीढ़ी पे चढ़ गए, सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो, आप यहाँ से नीचे उतर रहे हो तो आप किसे क्या कर रहे हो, बड़ी सीढ़ी से ऊंचाई से नीचे उतर रहे हो। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा अवरोही क्रम। तो घात जैसे यहाँ पे है x की पावर कितनी जा रही है, 2 जा रही है, और किसी के पावर, हाँ एक और चीज ये नोट डाउन करके लिख लेना आप, कर क्या बेटा कि x या तो मैं x की पावर 1 मान लूं या मैं x लिख दूं, बरोबर बात x ही आएगा। क्योंकि किसी की पावर कुछ भी लिख दो या कुछ किसी की पावर कुछ भी नहीं लिख रहा कि, तो उसको आप 1 मान लो, या किसी की पावर 1 लिख लो तो भी बात वही। तो जैसे कि हमने देखा कि x की पावर 1 हो गई, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट c है, बट इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज छुपी होती है, वो आपको दिखता नहीं है। वो क्या है कि बेटा x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो वो 1 क्या है कि 1 c से इंटू हो गया, तो 1 इंटू c बरोबर c। तो वो ऐसे छुपा हुआ है इसके अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, x की पावर 0। तो आप देखो कि पावर घटती हुई जा रही है, तो क्या चल रही है बेटा, असेंडिंग भी जा रही है, डिसेंडिंग भी जा रही है, डिसेंड होती भी जा रही है, मतलब कि छोटी होती जा रही है। असेंड का मतलब खिंचती भी जा रही है, बड़ी होती जा रही है। आरोही का मतलब क्या होता है कि घटते से बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते से घटता क्रम, मतलब कि अधिकतम पावर से न्यूनतम पावर की ओर ये हमारी इक्वेशन जा रही है। और ये इसका मानक रूप हो गया, ये मूल रूप है, ये इसको बोल सकते हैं बेटा हम मानक रूप, मानक रूप। और इंग्लिश में इसको बोलता जाता है कि बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है बेटा ये जो चीज होती है इसके अंदर सीधे धनाचार्य के फॉर्मूले के अंदर, ये कौन सी, बीच की रूट की चीज, क्योंकि हमने इसी चीज को निकाल लिया तो हमको इसका नेचर पता लग जाएगा। इसका नेचर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डी से, इसको डिनोटेट करते हैं बेटा जी डी। तो बी स्क्वायर बच्चों माइनस 4ac, तो इसका फॉर्मूला होता है डी, और डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विवेचक, विवेचक। अब बेटा जी बात ये आती है कि डी की वैल्यू, यदि डी की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन ले ली 0 से, और डी की वैल्यू लेस देन 0, और डी की वैल्यू इक्वल टू 0, तो क्या होगा कि आपने जो इक्वेशन देखी होगी जिसमें आपको पता है कि एक ही वैल्यू 2 बार आ गई। एक क्वेश्चन ऐसा आता है 10th क्लास में आया होगा कि 1/2 वैल्यू आ रही है, तो वहां पे यदि मैं पूछूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या था, इसका मूल क्या था, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि इक्वल वैल्यू आ गया है, मतलब कि वास्तविक तो है मूल, पर कैसा आ रहा है, मूल इक्वल आ रहा है। और ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा हमारा वास्तविक मूल और भिन्न मूल को। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा क्वेश्चन में, कहीं कहीं देखा होगा कि 1/2 आ रही है, 3/2 आ रही है, तो ये कैसे कैटेगरी में जाएगा सर, ये तो कैटेगरी में जाएगा d इक्वल टू 0, और ये कैसे कैटेगरी में जाएगा कि d इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज क्यों, 0 से बड़ा ही है। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि सर वास्तविक, वास्तविक तो मूल है, और मान क्या है भैया, इसका मान भिन्न है, ये चीज को शो करेगा। मीन्स क्या बोलोगे, रियल रूट्स एंड डिफरेंट वैल्यू, विद डिफरेंट वैल्यू के साथ। और ये क्या आ जाएगा कि हमारे क्या आ जाएगा, रियल रूट तो है बट क्या है, सिमिलर वैल्यू या सेम वैल्यू, या एक समान वैल्यू दे देगा, 2 वैल्यू समान दे देगा, एक भी हो सकता है। अब इसको हमको क्या करना है कि मूल को वेरीफाई करने के लिए एक होता है प्रोडक्ट लो, और एक होता है क्या है, सम लो। मतलब कि क्या होता है बेटा जी कि एक तो हम क्या करेंगे, गुणन के लिए करेंगे, और एक योग के लिए करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डॉट बीटा माइनस बी अपॉन ए प्लस ये वाला सी अपॉन ए। तो वो अपने पास है नहीं, क्योंकि अपन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट इसमें फिजिक्स का में बहुत यूज है इसका।
बहुत यूजेबल साबित होगा ये चीज। तो बच्चों ये चीज हो गई। अब ये वाला बात आ गया कि सर ये क्या चीज है, तो बेटा ये वास्तविक मूल को ना करके काल्पनिक मूल को बोल रहा है, क्योंकि कभी भी ये चीज ध्यान रखना आपको कि जहां पे रूट के अंदर माइनस आ गया और कुछ संख्या आ रही है तो वो क्या हो गया, उस सवाल को वहीं पे छोड़ दो, वो जीरो का काम कर रहा है क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और जीरो के अपोन में कोई भी चीज रखोगे, जैसे इसकी भी वैल्यू रखोगे तो भी क्या आ जाएगा, 0/0 इनफिनाइट, जो कि अपन क्या करते हैं उसको, जैसे टेबल में क्या बोला गया है, अपरिभाषित, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डज नॉट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां तक अपन ने क्या किया था, जैसे कि इधर एक नीट लेवल का, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपके कि एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c इक्वल टू 0 के लिए मूल की स्थिति संभव है। ओके भाई, तो इसके अंदर देख लेते हैं, a दे दिया क्या, d इक्वल टू a, b दे दिया b ग्रेटर देन 0 और c दे दिया d लेस देन 0 और 1 दे दिया d दे दिया हमारा d दे दिया डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन। तो यहाँ पे अपन जैसे सोल्व करेंगे तो हमको कौन कौन सा केस दिख रहा है, कौन कौन सा वेरीफाई कर रहा है। अपन ये अपने 3 केस देखे थे, उसके अलावा क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 की नहीं हो सकता, पर यहाँ पे 0 लिया हुआ है, यहाँ पे 0 लिया, तो हमारा एक तो ये क्या चीज होगी, एक तो ये वेरीफाई कर देगा, एक ये वेरीफाई कर देगा, तो ये वेरीफाई, तो आप क्या बोलोगे, ए एंड बी एंड सी इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन हमारा नीट 2009 में आया हुआ था, ऐसे है बच्चों। बाकी अपन आगे चलते हैं। बाकी अपन को क्या करना है, द्विघात समीकरण कर ली थी हमने, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, एक रूट निकालना हो गया। अगला जो कि हमारा टॉपिक जाएगा, अनुपातिक प्रमेय देखनी है, अनुपातिक प्रमेय, ये लो अनुपातिक प्रमेय के रूप में देखते हैं। अगला टॉपिक जा रहा है हमारा अनुपातिक प्रमेय। तो बच्चों अनुपातिक प्रमेय, अनुपातिक प्रमेय रेशियो क्या चीज को दर्शाता है, देखो देखो बेटा, जैसे ए, ये तो हो गया रेशियो ए डॉट बी, और ये हो गया हमारा, ये होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को मैं इक्वल लिख सकता हूं, प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शन है, क्या है, इसके अंदर दो बिंदु के दो पेयर है, तो इसको मैं ऐसे करके इक्वल लिख सकता हूं, और ये हो गया सी रेशियो बी। तो इसको मैं ऐसे अगले स्टेप में उतार के ए बी, और इसको मैं लिख सकता हूं सी और डी। और ये जो है, ये रेशियो काम करता है किसका, ये रेशियो एज ए वर्क करता है हमारे, ये रेशियो एज ए वर्क कर रहेगा हमारा इनटू का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। भाई मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स के रूप में ही मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपको पता है कि मैं a के नीचे इसको ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को इसको क्या करना है कि डिवाइड की फॉर्मेशन में लिखना है। मैथमेटिक्स ऑपरेटर यूज में लेते जाते, ऐसा कोड दिया हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, फिर हमने मल्टीप्लाई में इसकी क्या देखी थी, कंडीशन देखी थी। अब डिवाइड के केस में देखोगे, तो डिवाइड के केस में देखोगे तो a तो हमारा अंश बन जाएगा, और हर क्या बनेगा कि नीचे से कुछ भी ले लो, तो a इंटू सी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा d इंटू बी आ जाएगा। ऐसे एक ऑपरेटर्स हो गए। तो आपने एक चीज ये भी पढ़ी होगी बच्चों, ये चीज पढ़ी होगी, जैसे a अपॉन b दे रखा है और c अपॉन d आया, तो वो ऐसे नहीं आया, वो आने का कारण रेशियो से था। मींस कौन सी प्रमेय के अकॉर्डिंग था, ये अनुपातिक प्रमेय। जैसे अपन देख लेते हैं कि भैया 1/2 है और 3/2 है, या 3/, इसको ऐसे मान लो 3/5 है, तो अपन इसको कैसे लिख देते थे भाई, 5/3 लिख देते थे, तो आंसर क्या लिख देते थे, 5/6 5/6। तो ये तो हो गया a अपॉन बी का काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, d अपॉन
सी का काम कर रहा है। तो ए के साथ मल्टीप्लाई में, ए के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए के साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है डी, ए के साथ मल्टीप्लाई में डी आ रहा है। अपन ने कौन सा गलत कर लिया भाई, अपन ने देखो ए के साथ मल्टीप्लाई में जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारी यही पोजीशन आ जाएगी, ए इंटू क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब इसका आ जाएगा ए इंटू बी। हाँ ये इधर को चल जाएगा, हमारा a इंटू बी आ जाएगा और हमारा ये आ जाएगा c इंटू डी। हाँ ये इसकी फाउंडेशन बनेगी, इसका इसके अंदर ये फाउंडेशन इसकी बनेगी। हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें दिए हुए हैं, इसमें अपन को मान के चलने पड़ेंगे, सॉरी। तो ऐसे फाउंडेशन बनता है इसका। ये a इंटू बी मल्टीप्लाई के केस में दे रखा है, अब इसको डिवाइड के केस में दोगे, डिवाइड के केस में देना है अपन को, डिवाइड के केस में वो इसके नीचे चल जाएगा, जैसे a के साथ में डिवाइड में चल जाएगा d आ जाएगा और ये हमारा चल जाएगा b अपॉन ये पूरा ऐसे कैसे रिवर्स हो जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो लाइक एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारा, देखो बेटा क्वेश्चन होमवर्क है हमारा, ये लो क्वेश्चन हमारा आपके सामने है कि जैसे a प्लस का b a माइनस के b, तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन करके देखना, a बरोबर a अपॉन b बरोबर दे रखा है 5 अपॉन 2। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू इसके क्या आ जाएगी, a प्लस के b अपॉन a माइनस के b। तो यहाँ पे a इक्वल टू तो 5 का काम कर रहा है, b इक्वल टू 2 का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे 5 प्लस के 2 आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस के 2 आ जाएंगे, तो 7 अपॉन 3। ऐसे क्वेश्चन तो अपडेट होंगे। अगली में चलते हैं अपन, ये भी हमारा केस हो गया। इसके बाद हम चलेंगे समांतर श्रेणी। देखो भैया सीरीज के बारे में चलेंगे, ये सब फिजिक्स में यूजेबल चीज है। एक चलती है श्रेणी, श्रेणी तो श्रेणी में हमने पढ़ी थी एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो इसके अंदर हमने योग का नियम पढ़ा था, योग बरोबर SN का पढ़ा था 10th क्लास में। तो इसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हुआ करता था हमारा योग। अब ये योग किसका कर रहे हैं हम, देखो बेटा इसका योग हम कर रहे हैं। पहली बात तो समांतर श्रेणी लिया गया कहां से था, ये प्राकृतिक संख्या से लिया गया था। किससे बेटा जी, प्राकृतिक संख्या से लिया गया था। ये नेचुरल नंबर से इसकी डीलिंग होती है। नेचुरल से कैसे कि वो 1 से चल के इनफाइनाइट तक जाता है। अब यदि हम इसको वॉल नंबर से कोरिलेट करें तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी संख्या का 0 हो, फर्स्ट टर्म 0 और फर्स्ट टर्म 0 होगा तो आपको पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर में डिफेक्ट आएगा। तो ये ओनली फॉर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस की कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस चलती है वो किस पे चलती है, नेचुरल नंबर पे। तो जैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि n प्राकृत संख्या का योग, n नेचुरल नंबर के योग का फॉर्मूला क्या करना है, योग का सूत्र। तो ये क्या होगा, तो आप क्या देखोगे कि सर ये चीज है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये n/2 है, ये n/2 है, ब्रैकेट से बाहर है। इस चीज को मैं n-1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। इसी चीज को मैं n-1 की फॉर्मेशन में दे दूंगा। ये चीज हमारी n-1 की फॉर्मेशन में आ जाएगी, सॉरी n-1 n+1 की फॉर्मेशन में आ जाएगी, इसके अपोजिट जाएगी। तो इस चीज को इसने किसके इक्वल लिख लिया कि ये काट पीट कर करोगे हमारा n+1। तो आपने एक चीज देखी होगी, तो n+1 और ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आप SN कर सकते हो, n/n+1/2। तो ये फॉर्मूला भी हमारा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि n नंबर की कोई सीरीज चल रही है, उसका सम कितना होगा, उसका सम का फॉर्मूला आता है हमारे पास ये। और बाकी का इसके लिए क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है बच्चों, ये फॉर्मूले को थोड़ा सा याद कर लो।
क्वेश्चन नंबर है आपका 1/2 1 प्लस 1/2 प्लस का 1/4 प्लस 1/8 1/4 प्लस 1/8 और ये इक्वल टू इसको क्या करना है, योग करना है, सम करना है। तो आपके पास क्वेश्चन के दो वो दिखेंगे फॉर्मूला। आपके पास क्वेश्चन के क्या करेंगे, दो मेथड है, दो मेथड मतलब कि दो फॉर्मूले। एक तो आप किससे करोगे, एस एन बरोबर मैंने क्या बता दिया, एन बरोबर एन प्लस 1/2 से, और एक इससे करके देखोगे आप, एक इससे करके देखोगे, किससे, एस एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस कैसे करके देखोगे। तो देखिए बच्चों आंसर क्या आएगा इसका। भाई अपन को नॉर्मली पता है बच्चों कि 1 2 ये अपनी सीरीज चल रही है, तो अपन इसमें से क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं। भाई इस फॉर्मूले के लिए हमको ए चाहिए होगा, ठीक है सर, ए चाहिए हमारा, ए चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अपन को प्रीवियस में वर्क करके प्रैक्टिस देखिए आप, इसको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। बाकी ए कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है कि प्रीवियस, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो इसमें से क्या है कि प्रीवियस में से बैक वाला, मतलब कि अगले टर्म से पिछले वाले को -1, वही हमारा 1/2 आएगा, DB आएगा, तो 1 और 1/2 आएगा। ये हमारा डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड है। बोल दो, माइनस में आ रहा है, तो अब इसमें m की वैल्यू कैसे रखोगे, m की वैल्यू इस वाले प्रोसेस से करोगे, इनफिनिट तक चल रहा है। यदि इसको मैं इनफिनिट तक ले लूं तो पॉसिबल है क्या फॉर्मूला चलाना, इनफिनिट पे नहीं होगा फिर ये, क्यों, क्योंकि n बराबर टर्म्स है सर, ये इनफिनिट पे पॉसिबल नहीं है। तो इनफिनिट के लिए हम यही वैल्यू यूज में लेंगे। यदि मैं बोल दूं कि बस ये यहां तक चल रहा है, तब कर लोगे कि 1 2 3 4 कर लोगे आप, 4 कर लोगे तो भैया ये आ जाएगा 4 × 4 प्लस के 1 चल जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 5 × 20 बराबर कितना जाएगा 10 क्या आ जाएगा। अभी को देखना, सम देखना इसका करना, एक बार सम इसका करना, नॉर्मली मैथमेटिक्स से कर ले भाई, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके करके देख लो इसको। एक तो ये मेथड हो गया, एक वो मेथड हो गया। अगला जो टॉपिक चलता है डिग्री और रेडियन से चलाएंगे अपन इसका, तो डिग्री और रेडियन से चलाएंगे, वो हमारा है ये रहा। देखो बच्चों, हाँ त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचेंगे, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे हम बेटा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होती है, सबसे पहले हमारे पास आर्यभट्ट जी नाम के साइंटिस्ट थे, आपको पता है बहुत बड़ा वैज्ञानिक था हमारे इंडिया का। उसके बारे में हमको नॉर्मली ये ख्याति पता होता है कि इसमें जीरो की खोज की थी, पर हकीकत बात तो ये है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने खगोल शास्त्री, मतलब कि जो हमारे अंतरिक्ष की स्टडी भी कर रखी थी। दूसरी चीज, उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी ख्याति थी। हाँ, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि 3 एंगल से मिलकर बनी हुई ज्योमेट्री। अब आपको पता है 3 एंगल तो जब बनेंगे सर, सबसे पहले एक लाइन होती है, तो लाइन क्या होती है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलेगी, जिसका क्या है, लाइन की डेफिनेशन क्या है। एक आपने दो चीज देखी है भाई, एक तो होती है चलो लाइन, और एक लाइन का होता है सेगमेंट होता है। खुद तो लाइन और लाइन सेगमेंट देखे थे बेटा आपने। तो लाइन और लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है कि 2 पॉइंट है जो क्या कर दिए, हमारे फिक्स कर दिए, ये ए है और ये बी। तो ये किस चीज को शो करेंगे कि ये फिक्स पॉइंट है, ये किस चीज को शो करेंगे, हमारे लाइन सेगमेंट को करेंगे। फिक्स डिस्टेंस हो गई इसकी कि 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर है। बट लाइन क्या होता है, डज नॉट फिक्स होती है, क्योंकि ये क्या है, चलती रहती है। अब लाइन, एक लाइन को बनाने के लिए क्या पॉसिबल चीज है सर, एक लाइन क्या होती है, लाइन की डेफिनेशन ये है कि मैनी पॉइंटों से मिलकर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये देखो मैनी पॉइंट हो गए, इसमें और भी छोटे छोटे मैनी पॉइंट हो जाएंगे। तो एक पॉइंट वो एक पॉइंट ये हो गया। अब इस पॉइंट का देखा जाए तो इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे जूम करके देख सकता हूं मैं इसको। तो जूम करके जैसे देखा तो इस पॉइंट का भी एक सेंटर मिलेगा मेरे को, और सेंटर से मैंने क्या किया, एक पॉइंट पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। भाई रेडियस क्या होता है कि परपेंडिकुलर सेंटर टू फेस,
या आर्म और या सर्कमफेरेंस पे, तो वो क्या हो गया हमारी रेडियस हो गया इन वन साइड, ओनली फॉर वन साइड। और बोथ साइड ले लूंगा मैं इससे परपेंडिकुलर, तो क्या बन जाएगा डायमीटर बन जाएगा। अब इस डायमीटर को, डायमीटर कितने होंगे, एक सर्किल के अंदर डायमीटर कितने हो सकते हैं, दो पॉसिबल डायमीटर है पॉसिबल, जो इसको क्या करेंगे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब ये मत देखना कि सर ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं वो प्लेन की बात नहीं है, मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ। प्लेन तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, प्लेन तो इनफिनिट हो जाएंगे, बट एक्सिस में क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को बोलते हैं बेटा जी, एक्स डायरेक्शन को बोलिए हमने क्या है कि एक्सिस कैसी है हमारी समांतर है, और वाई डायरेक्शन क्या होती है ऊर्ध्वाधर है। तो एक्स डायरेक्शन के भी दो घटक हो गए, क्या हो गए एक माइनस एक प्लस, बट हमारे ये चीज है। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि ये नॉर्मली ये चीज क्या जाती है भैया, ये 90 डिग्री, ये 90 9 एकम 9 2 18 9 27 9 36 360 डिग्री। तो आपने क्या देखा था बेटा जी कि भैया 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है भाई, अपने पास एक सर्किल का एंगल कितना हो गया, एक पॉइंट का एंगल होता है 360। तो आपने क्या बताया कि 360 डिग्री के एंगल से क्या है हमारी एक पॉइंट बना, और इतने ही पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट एक लाइन पे ड्रॉ हुए, उससे हमारी लाइन बना। अब एक लाइन, अब बेटा ट्रायंगल की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये क्या है बेटा, ये ज्योमेट्री है। क्या है बेटा, ये जियोमेट्री है। तो ज्योमेट्री कैसे मीन्स, इसको हिंदी में बोला जाता है ज्यामिति। तो ये ज्यामिति कैसे बनी भैया, ये ज्यामिति ऐसे बनी कि इसके लिए मिनिमम लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइन की रिक्वायरमेंट, सर इसके लिए लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप यूं बोलोगे कि यदि हम प्रकार से बनाएंगे तो लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई चांदी की सहायता से, बट हमने नॉर्मली ड्रॉ कर दिया क्योंकि अपन क्या है कि चांदी की सहायता से 8वीं 10वीं में खेलते थे खेल, है ना। और नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री यदि 11वीं 12वीं में करेगी तो आपको वहां पे क्या है कि ऐसे इसको चांदी की सहायता से ना, क्योंकि चांदी की सहायता से जैसे अपन ने बना दिया तो ये चाप ऐसे कटा, तो ये लाइन आगे चली तो ये सेगमेंट के रूप में काम आ गई। भाई यहाँ से ये कटा, ये कट गया, यहाँ से ये कटा, ये कटा, ये कट गया, तो ये भाई ये यहाँ पे इमेजिनरी लाइन आपकी सेगमेंट है क्योंकि आगे भी जा रही है। बट यहाँ हम ऐसा नहीं सीखते हैं, 11वीं 12वीं में ऐसा नहीं खेलेंगे, यहाँ पे अपन नॉर्मल फिक्स पॉइंट पे डील करेंगे हमारी। और फिक्स पॉइंट पे डील क्या है कि तीन रेखाओं की बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और सबसे पहला एक चीज बता दूं कि सबसे पहला ज्योमेट्री का जो भी ऑपरेटर्स बना था तो ट्राइंगल ही बना है। क्यों, आप मान लो ये दो है, ये दो लाइन है, तो दो लाइन से क्रॉस शेप बनाना पॉसिबल है नहीं है, बट जैसे कि तीन लाइन ले ली इससे क्रॉस शेप पॉसिबल है, हाँ। तो आप क्या बोलोगे कि ज्योमेट्री का पहला ज्योमेट्री बनी थी वो कौन सी बनी थी, हमारी ट्राइंगल बनी थी। अब ट्राइंगल का मतलब कि इसको मैं यहाँ पे पॉइंट पे रख दूं तो ये कुछ एंगल पे डिनोटेट कर रहा है, इसको थीटा बोल दिया, इस पे भी क्या है, अब ये 90 डिग्री का L बराबर 90 डिग्री का एंगल कर रहा है, तो ये भी 90 हो गया। तो हमने एक चीज पढ़ी थी जैसे लाइक दैट A प्लस B प्लस C मान लो, तो A बराबर B प्लस C इक्वल टू 180 का होता है, जिसमें से मैंने A को तो फिक्स कर दिया 90, और ये कितना है 45 ही आते हैं बेसिकली। बट ये कब की नॉर्मल यदि हम फिक्स नाप से बनाए हमारे स्केल के प्रॉपर स्केल को हम यूज नहीं था। अब बात आती है बच्चों हमारे, ये थीटा मान लिया मैंने, तो ये क्या होगा भाई, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। इसके अंदर एक बहुत लेवल की मैथमेटिक्स यूज में आती है। देखो कि जैसे मैंने इसको ऐसे कर लिया, इसको मैंने ऐसे डाल दिया, सपोज ये सेगमेंट के रूप में आगे चलती, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा। अब ऐसे ही मैं इसको आगे ले लूं, इसको आगे ले लूं, सर ये इसके इक्वल होगा। तो आपने एक चीज देखा था, एकांतर कोण पढ़ते हैं जेड टाइप में, तो ये देखो आप जेड कहां पे बन रहा है, सर जेड हमारा ये बन रहा है, ये जेड इसके इक्वल हो गया, तो ये क्या आएगा कि सर ये 90 और ये माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के पेस में आ गया ये, और उस 90 माइनस थीटा को मैंने 5 बोल दिया, तो यहाँ पे ये एंगल होता है हमारा 5। क्लियर है ना, इसको थीटा नहीं मान सकते हैं। क्यों, हो सकता है ये 45, ये हो सकता है 49 डिग्री का हो और वो 47 का बन जाए या 48 का बन जाए, तो ये चीज है इसलिए। तो भैया ये हो गया हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो आपको दी गई है। अभी इसके अंदर थीटे दो टाइप के लिख सकते हैं, थीटा बराबर ये कोण होता है हमारा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कोण होते हैं हमारे बेटा जी, कोण होते हैं जो दो टाइप के लिखा जाता है, एक होता है रेडियन
एक होता है हमारा डिग्री। तो डिग्री और रेडियन क्या है? डिग्री का मतलब जिसके ऊपर कोई भी, जैसे 90 है, 90 के ऊपर ये छोटी सी बिंदी लगाइए तो डिग्री को शो करेगी। और ओहो, हाँ, ये डिग्री को शो करेगी। रेडियन का थोड़ा नीचे ले लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा सॉरी। तो बेटा जी, पाई के केस में जो भी चीज दी हुई होती है वो रेडियन को शो करती है। अब हमको क्या है कि कन्वर्ट करना सीखना चाहिए। अब यहाँ पे अपन बेटा जी फिजिक्स के अंदर डिग्री और रेडियन से ही खेलेंगे। वो डिग्री और रेडियन से कैसे खेलेंगे? आपने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी है, उस टेबल के अंदर देखे जहाँ थीटा भी आपको यूज में लेंगे हम, थीटा कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनका भी यूज में लेंगे। अभी हमने आपको पाइथागोरस नहीं बताया, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। फिर अपन डिग्री रेडियन को कन्वर्ट करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फलन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको पढ़ेंगे। फिर ऑन द बेसिस फिर इसको फलन को, फंक्शन को हल करके हम कहाँ पे ले जाएंगे? ट्राइंगल्स पे ले जाएंगे। और ट्राइंगल कौन सा? रेक्टेंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल ट्राइंगल पे एक हमारी क्या लगती है? थ्योरम लगती है, जिसको बोलते हैं बच्चा क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये निकालना सीखेंगे बाय द रूल्स ऑफ लाल बट्टे कक्का। जब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाइक दैट दिस टिप्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि भैया 0 से थीटा स्टार्ट होता है। 0, 30, 45, 60, 90 और 90 तक ले लो। देखो बच्चों, थीटा होता है 360 का, बट हमारा आईआईटी नीट है, आईआईटी में तो हमारा थीटा चलेगा 260 और 360 का। पर नीट लेवल की अपन नॉर्मल लीग की बात करें तो आप बच्चों नॉर्मली 180 तक पढ़ लो बस, उससे आगे नहीं आएगा। क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन देखे हैं नीट के अंदर 180 से ज्यादा थीटा की डीलिंग कर ही नहीं रहा हूँ, तो अपन 180 तक पढ़ेंगे। बाकी का केस वही जा रहा है हमारा। ये अपन ने ऐसी टेबल देखी होगी, तो वहां पे कुछ देखो कि कुछ यदि हम बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड की क्लास में, तो हमारे पास जो पुरानी बुक थी वहां पे तो थीटा की पाई बाई के रूप में केस में दे रखा था, यहाँ पे हमारा थीटा के रूप में, डिग्री के रूप में दे रखा है, वहाँ पे रेडियन के रूप में दे रखा था। तो हम दोनों को देखो करते हैं कवर। भाई 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को हम, ये तो किसके हो गया बेटा? ये डिग्री का केस हो गया, ये हो गया रेडियन। रेडियन अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने में, डिग्री टू किस में करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करेंगे कि भाई ये 30 डिग्री है, इसको रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे? पाई बाय हमारा क्या होता है? 180 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये हमारा 0 से 0 कटा, ये 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 6। तो आपने क्या देखा? अपन ने क्या सीखा बच्चों? कि ये सीखा कि जब हम डिग्री टू रेडियन में जाते हैं तो हमको पाई बाई 180 का क्या करना है? उस चीज के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिस चीज की वैल्यू हमारी किसमें हो, जिस चीज की वैल्यू हमारी हो डिग्री में हो, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 का हम डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे 45 है, तो 45 पाई बाई 4 हो गया, ये होगा पाई बाई 4 हो गया, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 हो गया। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल हो गया डिग्री टू रेडियन। अब गलती से क्वेश्चन आपका रिवर्स दे दिया तो फिर क्या करोगे? फिर आप अटकना थोड़ी नहीं, तो अटकना हम सिखाएंगे नहीं इसको। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर ही ले लेता हूँ। इससे क्या है कि थोड़ा सा हमको मेथड सीखना है कि सर सपोज दैट आई हैव गिव पाई बाई 4, सो व्हाट विल वी डू इन डिग्री? तो हम डिग्री के लिए क्या करेंगे? तो बेटा फिर उल्टा है, जब हमारा रेडियन में डिग्री दिया होता है, रेडियन में डिग्री दिया होता है रेडियन टू, फिर वो डिग्री में निकालना होता है। तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे कि 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। तो आपने क्या चीज सीखा कि जब बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूँ, कि जब हमारा डिग्री से हम रेडियन में जाते हैं तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो 180 अपॉन पाई, उल्टा रिवर्स कर देंगे। तो आप देखना पाई बाई 4 हमने क्या लिया था? 45 लिया था। तो बच्चों इसको हमने जैसे काटा तो इससे कट जाएगा, तो 4 चौक 16 हो गया, 4 पंजे 20 इक्वल टू 45 डिग्री। So is it clear now that? ऐसा भी अपन इस टेबल को यदि आगे लेना चाहे, में 90 के बाद 120 डिग्री आता है, 120 के बाद कितना चल जाएगा? 90, 120, 135 और 150, 180, 135 और 150 और
180, ये चीज करेगी 180 तक कर लो और फिर 360 कर लेना, 360। अब 120 को 120 डिग्री को हम रेडियन में क्या करेंगे भाई, तो पता है कि 120 है तो इसको रेडियन में क्या करेंगे, पाई बाय 180 कर लोगे तो इसको ऐसे कर लोगे। तो ये किससे कट रहा है सर, ये 6 से कट रहा है, 6 2 जा 12 हो गया और ये 3 जा तो 2 पाई अपॉन 3। अब 2 पाई अपॉन 3 कहीं पे दे दिया तो अपन कंफ्यूजन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपन को पता है कि 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, डिग्री में होती है 120 होती है। ऐसे 135 को करेंगे 135 इंटू पाई बाई 180, तो इसको अब कर लो, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है भाई, 3 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये कितना चल रहा है 3 5 15 45 जा रहा है, तो 60 आ गया ये, तो 15 2 30 15 3 45 15 चौके 60, तो 3/3 इंटू 4 अपॉन 4। तो ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा 135। और बाकी ये आपका बच्चा असाइनमेंट है, इसको आप कर लेना। हाँ माइनस में चल जाएगा अभी, ये माइनस में चल जाएगा, क्यों माइनस में चल जाएगा कि भाई देख के चलो कैसे चलेगा माइनस में, पाई बाई 180 यही करते हैं, ये इसका करेगा ये 2, रिवर्स चल जाएगा, माइनस मतलब रिवर्स चल जाएगा, 2 पाई ऐसे चल जाएगा। बाकी का पाई बाई 180 इंटू 180 ये पाई उल्टा चल जाएगा, मीन वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में था और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चल जाएगा। ऐसे माइनस मतलब उल्टा अपोजिट हो जाएगा, मतलब कोई फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगा, ऐसा उल्टा। माइनस का मतलब थीटा को माइनस होता नहीं, ये ध्यान रखना। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स चल जाएगा भाई। इसके पास, इनके पास क्या थे, इनके पास 180 से पहले, यहाँ से पहले इसके पास क्या थे, इन सबों के पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर थे, बट यहाँ के बाद क्या हो गया, ओनली फॉर मल्टीप्लिकेटिव रह गए। तो भाई कहा तो ये इधर तो ये क्या थे कि डिवाइड में थे और इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई में, और डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में जाते हैं तो रिवर्स ही तो होता है, उल्टा माइनस ही तो जाते हैं, मतलब कि रिवर्स हो जाता है। तो मिला के बाद ये ठीक है बच्चों। अब हाँ एक चीज और आपको पॉसिबिलिटी, एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, क्या होता है, ये आपकी बेसिक ही मैथ चल रही है, ये हमारी 10th और 12th तक की मैथ चल रही है। तो बच्चों एक बात बता, ये मेरा कोई भी क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। अब बच्चों यहाँ से लेके यहाँ से 90 का काम करेगा, ये 90 का काम करेगा, ये 90 का, ये 90 का, तो कितने हो गए 936 हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, और ये क्या हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको ऐसे दे देता हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब बात क्या आती है कि यदि थीटा यू जा रहा है, ऐसे थीटा जा रहा है, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव थीटा होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस वामावर्त, इसको बोलते हैं बेटा वामावर्त, वामावर्त घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में बना गया कोण क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो दक्षिणावर्त, तो यदि ऐसे चलेंगे तो थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। कैसे कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक अपन यूं चलेंगे तो सभी थीटा का मान पॉजिटिव आएगा। पर जैसे हमने ये इसको 360 मान रखा है, यहाँ पे 360 मतलब कि क्या हो गया 90 180 270 और 270 से ये चल जाएगा 360, तो ये यहाँ से सपोज दैट ये इधर चला गया, इधर से चला गया, तो ये नेगेटिव का वर्क करेगा। बाकी का इसका रूल्स कैसे होता है, 90 से 180 180 से 260, ऐसे ये चीज पॉसिबिलिटी है। बाकी का बच्चों कल फिर मिलते हैं, और रेगुलर रहिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, फिजिक्स आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।